मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने यूट्यूब चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे उत्साहित किया है उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष का अनमोल छुपा हुआ खजाना लाया हूं। माता रानी की कृपा रही तो मैं धीरे धीरे ज्योतिष के ओपन सीक्रेट्स या खुला हुआ रहस्य या जिसे नज़रबंद कहते हैं, जिसमें वस्तु सामने तो रहती है पर दिखाई नहीं देती है। नज़रबंद क्या होता है कि आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है और आपको दिखती नहीं है। चीज़ तो होती है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं, इसी को नज़रबंद कहते हैं। और ज्योतिष में जो चक्र होता है वो भी एक प्रकार का नज़रबंद होता है, जिसको जो समझदार लोग होते हैं वही उसको समझ पाते हैं। जिसे आधुनिक तौर तरीकों में कोडिंग या डिकोडिंग कहते हैं। इसे कहते हैं कि कोड करना, डिकोड करना। तो ये एक आधुनिक परिभाषा हो गई कि भाई हम डिकोड कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ऐसा करके। तो उसको मैं बताऊंगा कि कुंडली में जो चक्र है, जो कुंडली का जो चक्र है उसमें 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और उसमें 30 अंश भी होते हैं। एक राशि जो होती है वो 30 अंश की होती है और ग्रहों की भी अपनी कुछ और 30 राशियां होती हैं। तो ये एक प्रकार का एक नज़रबंद होता है जिसे जानकार लोग ही बोल पाते हैं। जो ज्योतिष के जानकार होते हैं, जिनको अनुभव होता है, वो कुंडली को ही देखकर समझ जाते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब मैं आपको एक ओपन सीक्रेट बताने वाला हूँ। ओपन सीक्रेट क्या होता है भाई? ओपन सीक्रेट वो होता है जो रहता तो सामने है लेकिन नज़र नहीं आता है। तो इसको क्या कहते हैं कि एक रहस्य है जो सामने तो रहता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। राशियों, अब वो क्या रहस्य है वो मैं बता रहा हूँ। जो राशियाँ होती हैं और जो अंश होते हैं ग्रहों के, उसको हमको वर्ष में बदलना है। मान लीजिए कि कोई जो है ग्रह 10वीं राशि या मकर राशि पर बैठा हुआ है और 20 अंश का है, तो 10वीं राशि का क्या हो गया? मकर राशि का जो अंक है वो 10 है और ग्रह का अंश क्या हो गया? 20। तो हमको क्या मिल गया? 10 मिला, 20 मिला और 10 और 20 30 मिला। तो हमको ये 3 जो चीज़ें मिल गई हैं, ये 3 क्या हैं? ये वर्ष हैं। अब इन वर्षों पे उस व्यक्ति के साथ क्या शुभ और अशुभ घटनाएं होंगी, इसी को कोड और डिकोड करना होता है। यही जो है जानकार ज्योतिषी जो है उसको डिकोड करता है और यश का भागी होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इन सब चीज़ों के द्वारा ज्योतिष को करते हैं तो ये क्या हो गया? आपके सामने एक खुला मैदान हो गया। अब मान लीजिए कि मकर क्या है? शनि की राशि है। अब शनि का जो वर्ष है वो 36 है, 36वां ईयर से शनि प्रभावी होता है। अब आपको एक नया वर्ष मिल गया 36। अब आपके पास क्या हो गया? 10 हो गया, 10वीं राशि मकर, उसमें जो ग्रह बैठा है 20, 10 और 20 30 और शनि का वर्ष हो गया 36। ये जो है अब इतने वर्ष आपके सामने हो गए। अब ये क्या करेंगे? यही जो है आपको कोड करना है। क्या इसको डिकोड करना है? कोड नहीं, तो कोड तो है ही है, इसको डिकोड करना है। और इसमें जो जितना माहिर होता है वो उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन करता है कि भाई आपका इस वर्ष में ये घटना होगी। इन्हीं के द्वारा इसको कोड और डिकोड किया जाता है। अब आप जितने ज़्यादा अपनी प्रक्रिया का विस्तार करेंगे इसमें, उतना ही ज़्यादा आपकी कुंडली के रहस्य खुलते जाएंगे। अब क्या है, जो हमारे प्राचीन जो थे भृगु महर्षि थे, जो भृगु संहिता लिखी, जो दक्षिण के जो नाड़ी वाले ज्योतिषी लोग हैं, जो जिन्होंने लिखा कि भाई इस वर्ष में ये फल होगा आपके साथ। रावण संहिता जो हमारे गोरखपुर साइड में है, देवरिया साइड में, और तो उसमें जो है इसी प्रकार से शुभ और अशुभ वर्षों का दिया गया कि फलाने वर्ष में, इस वर्ष में ये चीज़ होगी, इस वर्ष में ये चीज़ होगी। तो वो ये कोडिंग और डिकोडिंग जो है यहीं से ली गई है और ये घटना होगी। तो इसमें बताया गया है, महर्षि पराशर ने अपनी अमर किताब जो उनकी बुक है, जैसा मैंने पहले बताया था में, कि कलयुग में जो है महर्षि पराशर की सत्ता चलती है। तो जितनी ज्योतिष की ज्ञान जो हम लोग यूज करते हैं उसमें थोड़ा या अधिक सूक्ष्म उसमें पराशर जो है संहिता में उन्होंने दे दिया है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने दे दिया। इवन नाड़ी के अंशों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो
ये बहुत ही गुड़ रहस्य की बात है। महर्षि पराशर ने ज्योतिष का कोई अंग नहीं छोड़ा है जिसको हम लोग आज यूज़ करते हैं, वो सब उन्होंने उसमें इंडिकेट कर दिया है, उसमें उसका इंट्रोडक्शन कर दिया है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया है। उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है एक भाव वाले अध्याय में, जहाँ भाव का विचार करते हैं, उसमें वो कुछ उन्होंने शुद्ध श्लोक दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इन वर्षों में ये घटनाएं होंगी। ये वर्ष वाली बात भी महर्षि पराशर ने अपनी किताब में दी हुई है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने लिखा है कि शुक्र अगर तीसरे भाव में हो और सप्तमेश नवम भाव में, शुक्र तीसरे भाव में हो, शुक्र क्या है, शादी का कारक ग्रह है। शुक्र अगर तीसरे भाव में हो और सप्तमेश, सप्तम मतलब आपके वैवाहिक जीवन का ग्रह, वो सातवें भाव में हो, तो उन्होंने लिखा है कि 30वें या 37वें वर्ष में विवाह का योग बनता है। तो ये महर्षि पराशर ने भी अपनी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ये किन वर्षों में घटनाएं होंगी इसका उन्होंने उल्लेख किया है। इसी प्रकार एक बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जो है उन्होंने अष्टक वर्ग के बारे में बताया है। तो अष्टक वर्ग की जब रचना की उन्होंने, तो महर्षि पराशर ने कहा कि जो कलयुग जब आता है तो कलयुग में मनुष्यों की जो धारण क्षमता है वो कम हो जाती है। पहले के ज़माने में जो है मनुष्यों को वेद कंठस्थ रहते थे, अब कहाँ वेद कंठस्थ हैं, तो उनकी धारण क्षमता कम होगी। बहुत कम मनुष्यों को वेद कंठस्थ हैं, सभी लोगों को वेद कंठस्थ नहीं है, या जो हम लोग हैं पढ़ने लिखने वाले थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन उनको वेद कंठस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि धारण क्षमता हम लोग की कम हो गई है और हम लोग की बुद्धि जो है एनालिटिकल हो गई, एनालिसिस वाली बुद्धि हो गई ना, तो वो अब याद करने की क्षमता, वो धारण क्षमता जो है वो कलयुग में नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब ये क्षमता कम हो गई तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने अष्टक वर्ग का निर्माण किया। अष्टक वर्ग जो है वो उन्होंने अष्टक वर्ग का निर्माण किया और कहा कि जो है कलयुग में जो मनुष्य है वो कम बुद्धि में ही, कम दिमाग खर्च करके ही अपने शुभ और अशुभ वर्षों का निर्धारण कर सके, ऐसा उन्होंने जो है उन्होंने रचना की और अष्टक वर्ग की रचना की, जिसको जानकर जो ज्योतिष का जानकार है वो बहुत ही आसान से, सुगमता से जो है ये बता सकता है कि सामने वर्ष में ये भाग खुलेगा, ये घटना होगी नहीं होगी। तो वो एक उन्होंने तरीका दिया कलयुग के लोगों के लिए जो बहुत सटीक होता है। मैं इसका प्रयोग करता हूँ और मैक्सिमम ये सही होता है। भाग्योदय का वर्ष और कब जो सब चीज़ें आती हैं उसमें सटीक होता है। जरा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप अच्छे बुरे वर्ष अष्टक वर्ग से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि दैवज्ञ कराने का अधिकारी हो, मतलब वो चाहते हैं कि जो दैवज्ञ होता है उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, कुंडली का विवेचन करना आना चाहिए, दशा फल का विवेचन करना आना चाहिए, राजयोग है या नहीं है उसका विवेचन करना आना चाहिए, आयु निर्णय का विवेचन करना आना चाहिए, घटनाओं का समय निर्धारण करना चाहिए, अष्टक वर्ग से करना चाहिए। तो जब हम इन विधाओं में पारंगत हो जाते हैं तभी हम वास्तव में दैवज्ञ या ज्योतिषी कहलाने के अधिकारी होते हैं। ये महर्षि पराशर के अनुसार है कि भाई हम जब इतनी चीज़ों को जान लेंगे तो हम वास्तव में ज्योतिषी या दैवज्ञ कहलाने के अधिकारी होंगे। अष्टक वर्ग से किसी मनुष्य के भाग्योदय का समय आसानी से निकाला जा सकता है। आजकल सभी ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर में अष्टक वर्ग चेक किया रहता है, उसमें अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी आप उसको निकाल सकते हैं। और अब जो मैं एक वर्षफल जो आप लोगों के लाया हूँ, ये जो वर्षफल मैं आप लोगों के लाया हूँ वह जन्म साल और जन्म के महीने पर आधारित है कि आप इस साल में इस महीने पर अगर पैदा हुए हैं तो आपका ये वर्ष कैसा जाएगा। वर्ष का मतलब 6 महीना, 7 महीना या 12 महीना कैसा जाएगा, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, तो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो और ये जो मैंने बनाया है इसमें मैंने भृगु संहिता, नाड़ी ज्योतिषी के सिद्धांतों का, आरूढ़ का, पद का, आरूढ़ और पद जैमिनी ज्योतिष के हैं, अंक ज्योतिष का, वास्तु ज्योतिष का और टैरो कार्ड का भी मैंने इसमें प्रदान किया है, जिससे कि जो है उसमें वर्ष फल जो बनेगा उसमें फल कथन में विविधता आ जाती है कि भाई आपके एंगल बढ़ जाते हैं कि भाई ये भी फल हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, ग्रह ये भी कर सकता है। तो इस प्रकार से मैंने ये प्रयास किया हुआ है। अब जो है मैं थोड़ा सा जो है जब ग्रह गोचर में ट्रांजिट करते हैं, जब गोचर में भ्रमण करते हैं और दशा के अनुसार शुभ और अशुभ फल देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं
जो मतलब व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी उनके लिए गोचर में जो है तो उनके लिए खराब होती हैं, उनको कष्ट देती हैं, तो वो थोड़ी सी जो घटनाएं हैं कि वो कैसे कष्ट करती हैं, उसका क्या उपाय किया जाए, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है कि हम उन चीज़ों के द्वारा जो ग्रह हमको कष्ट दे रहे हैं उनको आप कैसे बच सकते हैं, किन उपायों के द्वारा हम बच सकते हैं, इसका मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ मित्रों, गोचर में जब दशा और अंतर्दशा ये ग्रह जब परिपूर्ण होते हैं तो अनेक प्रकार के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट देते हैं। प्रतिकूल ग्रहों का उपाय होना जरूरी होता है। मेरे ज्योतिषी जीवन में अनेकों प्रकार के प्रतिकूलताएं जो मुझे ग्रहों द्वारा दी जाती हैं उपाय करना पड़ता है। मतलब मेरे ज्योतिषी जीवन में ये सारी साधना लंबाई है, तो उसमें कई लोग आते हैं जो ग्रहों के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो ग्रह को प्रतिकूलताएं जीवन में देते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या विभिन्न प्रकार की, उसका उपाय करना पड़ता है। और वास्तव में ज्योतिष का यही उपयोग है। अगर हम किसी के दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ज्योतिषियों ने क्या फायदा, कोई फायदा। सर जी हम पढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ये सब एक दिमागी जो है वो मैं मानता हूँ कि एक दिमागी चूलबाजियाँ होती ना, मतलब कि ये ग्रह यहाँ बैठा है तो ये दे सकता है, तो ये होगा वो होगा, ये होगा, ये जो है एक आपके इंटेलेक्ट को, जो आपके बौद्धिक जो एक विकसित, आपका जो दिमाग विकसित हो गया है, उस विकसित दिमाग की खुराक होती है। ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये देगा, ये फल ये होगा, इसके द्वारा ये होगा, उसके द्वारा ये होगा, ये जो है मेरा अपना जो बिजनेस का समझ है, ये एक अपने सेल्फ को सेटिस्फाई करने का होता है। मुझे ये जानकारी है, मैं ये बताता हूँ, इससे प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। नहीं, ये ठीक है कि आपको जानकारी है, नॉलेज है, लेकिन उसका यूज़ क्या है। अगर हमारे पास ज्ञान है और हम दूसरों का भला नहीं कर पा रहे हैं केवल, तो वो ज्ञान का कोई ज़्यादा कोई ध्यान नहीं होता है। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषी ये जान रहे, लेकिन आपके जीवन में उसके द्वारा भला होना चाहिए। ये जो भलाई का पक्ष है ज्योतिष में, ये उपचार का पक्ष है, ये मेन पक्ष है। और भारत में जो ज्योतिषी का जो काम है वो ये भलाई वाला ही काम है, तो ज्ञान बांटने का काम नहीं है। ज्योतिषी का भी ज्ञान नहीं बांटता है कि ये है, वो एक अध्यापक होता है। ज्योतिषी जो वास्तविक होता है वो दूसरों की भलाई करता है, वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा आपके जीवन में आने वाले दुखों को दूर करता है, और यही उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ज्ञान बांटना कोई भी कर लेगा, वो ज्योतिषी नहीं होता, वो अध्यापक होता है, वो पढ़ा रहा है। तो अगर आप वास्तविक ज्योतिषी हैं तो आपका पहला उद्देश्य है दूसरों की भलाई करना, दूसरों के दुखों को दूर करना। देखिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको सुनाता हूँ कैसे जो है दुखों को दूर किया जाता है। ठीक है, समझिए। करीब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 18-19 साल पहले की घटना है, और जो घटना है जो लोग हैं उनके साथ घटना हुई वो याद आदि मेरे साथ से मुझसे जुड़े हुए हैं, आदि दोषी सजा लेते हैं और इस घटना को हमेशा वो याद करते हैं, और मेरे घटने की मुझे याद उस समय मेरे लिए बड़ा उपकार किया। तो ये 18-20 साल पहले की घटना है। उस समय जब मैं प्रॉपर गोरखपुर में रहा था, अभी 5-6 साल से लखनऊ में रह रहा था, गोरखपुर जाता हूँ नई दिल्ली को, वहाँ पे मेरा पुराना संबंध है। तो उस समय मैं गोरखपुर में रहता था, तो अपने आवास के लिए मेरा ऑफिस था, वो मैं देखता था। तो 18-19 साल पहले की घटना है। तो एक दुखी जो एक माँ थी वो दुखी थी, मेरे पास आई, किसी ने बताया होगा कि ऐसा करके आई, और बड़ी आशा से आई थी मेरे पास। जैसे किसी ने बताया कि भाई उनके पास कुछ है, उपाय अच्छा बताते हैं, लग जाता है, ऐसा ठीक हो जाता है। आई वो अपनी बेटी की, उसकी बड़ी बेटी थी, उसकी कुंडली दिखाने आई थी, और किसी बीमारी से संबंधित कुंडली दिखाने आई थी, और वो दुखी थी कही कि जो है मेरी बेटी का जो हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम होता जा रहा है 2-3 महीने से, और इस समय उसका लेवल
5% हो गया। तो शहर के सबसे काबिल जो डॉक्टर हैं उनको मैंने दिखाया है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब दवा से जो दवा वो कर रहे थे उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अब मुझे आगे की जाँच जो फर्दर जाँच होती है वो मैं कराऊँगा। आगे की जाँच मैं कराना चाहता हूँ जिससे मुझे पता चले कि होता कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो उसको हो गई है। तो इसी आशंका से वो महिला जो थी अपनी बेटी की प्रति चिंतित थी कि कहीं उसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उसी आशंका से लेकर मेरे पास आई थी। तो बेटी की जब उसने दिखाई तो उस समय उसके 8वें हाउस में पूरी अभी है जैसे कंप्यूटर से होता है। तो एक चीज़ बता दे रहे हैं कि उस समय उसके 8वें भाव में केतु की दशा थी। उसके अष्टम भाव में केतु केतु जो है बैठा हुआ था और उसकी दशा चल रही थी। और जब मैंने कुंडली का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि एक विशेष प्रकार की बाधा है, एक विशेष प्रकार केतु राहु ग्रह होते हैं, केतु खास करके जो होती है ये एक विशेष प्रकार की बाधा देता है। अनुभव से आया है, आगे मैं बताऊँगा कैसे उसको आप समझ सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार की बाधा थी, वो भी अष्टम भाव में। तो आजकल के लोग बहुत ज़्यादा माने या ना माने लेकिन बाधा होती है, वो एक बाधा होती है क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा के बहुत स्तर होते हैं और बहुत ऊर्जाएँ अगल बगल घूमती रहती है। सूक्ष्म ऊर्जाएँ होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ खराब होती हैं। हमारे शरीर में कितनी ऊर्जाएँ हमको नहीं मालूम है। तो अच्छी ऊर्जाएँ हमको आगे ले जाती हैं और बुरी ऊर्जाएँ जो चिपक गई तो फिर हमारे जीवन में खून उनको खराब कर देती हैं, खून चूस लेती हैं। जैसा उसके साथ हो रहा था, उसका हजम भी कम हो रहा था। डॉक्टर को दिखा रही थी, दवा फायदा नहीं कर रही थी, परेशान थी, पंडित जी के पास आके दिखा रहे हैं। तो मैंने उसके लिए एक विशेष प्रकार का लॉकेट बनाया ग्रहों के अनुसार और यंत्र दिया और एक विशेष स्त्रोत केतु ग्रह के लिए विशेष स्त्रोत दिया भगवान का, भगवान नारायण का विशेष स्त्रोत दिया। एक विधि बताई, कहा कि इसको करिए तो आपको फायदा होगा, भगवान चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने किया, उसने किया हुआ उपाय, फिर वो अपनी रिपोर्ट जब चेक को डॉक्टर साहब बोल रहे थे चेक को करा के महीने बाद जब रिपोर्ट दे गई तो उसके आश्चर्य क्या हुआ कि उसके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ गया, 5 से वो 7 हो गया था। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। तब उनकी जो माँ थी बच्ची थी उसने डॉक्टर साहब से कहा कि भाई हमने तुलसी जी को दिखाया है, कुछ उपाय बताए थे, हमने किया, हो सकता है उससे बढ़ किया हो। तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, कहे कि अच्छा ये भी होता है, मतलब सबसे गंभीर की ये कहाँ से जो है ये भी प्रकार की विधा है, इससे भी तो बात आई गई हो गई। और तो मैंने आप लोगों के लिए ग्रहों की प्रतिकूलताओं मतलब जो गोचर में ग्रह होते हैं ना वो चाहे दशा, तो वो क्या करते हैं, वो आपको प्रतिकूलता देते हैं शारीरिक आर्थिक मानसिक। तो हम एक विशेश प्रकार का मतलब 18-20 साल का अनुभव है तो हम देते हैं, कोई महंगा नहीं बताते हैं कि भाई ये टूथब्रश पहन लो, नीला पहन लो, तो महंगे महंगे ये सब जो ग्रह आपके लिए खराबी कर रहा है, प्रतिकूलता दे रहा है, उसके लिए कोई विशेष लॉकेट होता है, यंत्र होता है, कोई स्त्रोत होता है, कोई भगवान का नाम होता है, ये सब चीज़ें बताते हैं। और ये मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये केवल मैं ही बताता हूँ, मैंने आज तक इस प्रकार का कोई उपाय नहीं बताता है, तो मैं ही केवल ये उपाय बताता हूँ जो विशेष प्रकार का। और ये अगर आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई आवश्यकता होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे तो उसकी जानकारी दी जाएगी कि आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि जो है ग्रहों के जो हमारे अंश हैं ये भाई राशि हैं, किस राशि में ग्रह है, कितने अंश का है, कुछ राशियाँ उसको कैसे हम अंशों को राशियों को वर्ष में बदलें, ठीक है। तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ कि यदि कन्या राशि है, सपोज मतलब लगन में कन्या राशि है और कन्या राशि 9 अंश की है, उसी पे राहु बैठा हुआ है 9 अंश का, देखिए कन्या राशि है 9 अंश की, उस पर राहु बैठा हुआ है 9 अंश का, तो व्यक्ति का 9वां साल, 18वां साल, 27वां साल, 36वां साल, ऐसे 9 करके आप उसको जोड़ते जाएंगे तो ये घटनाओं से भरा होगा, उसके जीवन में विचित्र प्रकार की घटनाएं होंगी, ठीक है। यह एक प्रकार का जादुई तिलिस्म, जैसे एक तिलिस्म होता है जादू का, भाई यहाँ कुछ हो तो फिर कुछ और ऐसे करके, जैसा कि एक उदाहरण है कि बाबू देवकी नंदन खत्री जी का एक बहुत ही फेमस
उपन्यास है चंद्रकांता संतति, जिसपे एक सीरियल बना हुआ है। उसमें बहुत कृष्ण भरा हुआ है। इसी प्रकार का कन्या लगन में राहु बैठा हुआ है उसपे, तो इसी प्रकार का उसके जीवन में रहस्य रहता है। और जो रहस्य रहता है, तो इन रहस्यों को जानने के लिए जो है आइए हम माता रानी की कृपा प्राप्त करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। ओम ऐं वद गिरीव सिद्धर्तम परमेश्वरम ऐं सर्वज्ञनाथ पार्वती पते सर्वलोक गुरु शिव शरणम त्वां प्रभो न शिव पालय ज्ञान प्रदापय। हर हर महादेव।